बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 8 11th क्लास फिज़िक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन। बेटा, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर न्यूमेरिकल के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप किसी भी एक न्यूमेरिकल के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए अपने डिजायर्ड न्यूमेरिकल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 8.1 से। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बालून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल एट रूम टेम्परेचर। एक बलून है, उसमें एयर को फिल करके उसको फुलाया गया है और उसका जो रेडियस है बेटा वो 10 सेंटीमीटर हो गया है, प्रेशर 180 किलो पास्कल है और जो टेम्परेचर है इस वक्त वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उस बलून के अंदर जो गैस गई है, हमने फिल की है, उसके कितने मोल्स होंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डाटा नोट करेंगे। रेडियस की वैल्यू आपको बताई जा रही है, आर सी डी नोट करते हैं। 10 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻² होती है, पुट कर दें। उसके बाद इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो 0.1 मीटर बनेगा। बेशक कैलकुलेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 0.1 मीटर बनेगा। ठीक है बेटा, या फिर दूसरे अल्फाज में यह है कि आप इसको 100 से डिवाइड कर दें। दूसरी चीज बेटा, प्रेशर आ जाती है। प्रेशर 180 किलो पास्कल। अब किलो अगेन एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻3। तो 180 लिखा और किलो की जगह 10⁻3 आ गया, साथ में पास्कल वैसे ही रहा। अगर इसको प्रॉपरली लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आएगा 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, क्योंकि देखो ना, इसमें पॉइंट अगर मौजूद नहीं है तो पॉइंट कहां पर होगा, जीरो के बाद राइट साइड पे। तो एक दो स्टेप मूव करोगे ना, 10⁻² निकल के आएगी और यहाँ 10⁻3 है, 2 और 3 5, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख दिया, जो कि आप लोगों को इस लेवल पे ये चीजें आती हैं। रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है और हमने इसको बेटा केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड करने के बाद 298 केल्विन का हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बेटा कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें कैसे पता चलेगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें पता कैसे चलेगा। तो बेटा हम देखते हैं गिवन और रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या चीजें हैं। एक तो हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने ना, इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में बता दिया गया, उसको हम एनसीडी नोट करते हैं। तो जो भी फार्मूला इस्तेमाल करें उसके अंदर नंबर ऑफ मोल आने चाहिए, उसमें टेम्परेचर आना चाहिए, उसमें प्रेशर आना चाहिए। तो ऐसा फिर कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर टेम्परेचर भी आए, प्रेशर भी आए, नंबर ऑफ मोल्स भी है, जो आपने पढ़ रखा हो बेटा, तो वो है आपके पास जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। ये वो इक्वेशन है। देखिए, अगर आप तो यहाँ पर टेम्परेचर भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है और प्रेशर, इन तीनों चीजों को ये रिलेट करने वाली इक्वेशन है। ठीक है बेटा, और आपने यहां से मालूम क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। आर और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। सो PV डिवाइडेड बाय RT एंड दैट इज इक्वल्स टू N। ठीक है ना, ये R और T दोनों जाके नीचे हो गए डिवाइड। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर क्या करना है आपने, देखिए आप यहाँ पे प्रेशर है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है। R जनरल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी। टेम्परेचर उसने बता दिया 298 केल्विन है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना V, उसके बारे में इल्म नहीं है। तो हम जानते हैं बेटा कि जो एक स्फीयर होता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r³ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि जो बलून को फिल किया हमने तो उसकी एक स्फेरिकल शेप बनती है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो इस्तेमाल कर देना है। हम इसको रीअरेंज करेंगे, P R और T को यूं ही रहने देंगे और बेटा ये इसकी जगह ना, ये जो वॉल्यूम है उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 4/3 पाई r³। ऐसे लिखने के बाद साथ में n लिख देंगे। अब देखो मेरे बच्चों, अब हमारे पास जो है वो तमाम चीजें मौजूद हैं। प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, वो आएगी बेटा आपके पास 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और उसके बाद साथ में है जी 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 आ गया। फिर साथ में पाई है, पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14 और उसके बाद फिर है साथ में r³। r की वैल्यू 0.1 मीटर है, तो 0.1 का क्यूब ले लेंगे क्योंकि r³ है, डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास R जनरल गैस कांस्टेंट बेटा, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.314 होती है।
और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू हमने वहाँ पे देखी है 298 होती है जी, इस केस के अंदर 298। ठीक है बेटा, ये तमाम वैल्यूज आपने पुट कर देनी है और ये आर की वैल्यू आ गई, ये टी की वैल्यू आ गई, ये नीचे जो 3 था उसको भी बेटा आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा जी एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज पुट हो गई, ये प्रेशर की, ये 4 आ गया, ये पाई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ये कैपिटल आर यानी जनरल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, और ये जो नीचे 3 था वही आ गया। अब बेटा आपने सारी वैल्यूज को इसमें कैलकुलेटर में ऐसे ही लिख देना है आपने, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.3041। आगे भी है बट मैंने इससे आगे लिखा नहीं है, और साथ में लिख देंगे जी मोल्स इज इक्वल्स टू एन। ठीक है ना, ये बेटा जी हमारा आंसर आ गया। अब बुक में आई थिंक यूँ लिखा हुआ है 0.3 मोल, आप चाहें तो यहाँ तक उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.3 मोल्स, ऐसे भी ठीक है, यूँ लिखो बेटा, आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है आपकी। न्यूमेरिकल नंबर 8.2, अ हीट इंजन वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक हीट इंजन है जो कि दो टेम्परेचर के दरमियान काम कर रहा है, एक टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, दूसरा टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फाइंड इट्स एफिशिएंसी, उस इंजन की हमने एफिशिएंसी को मालूम करना है। ठीक है बेटा, और इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं बेटा, 3 इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होती है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होती है, एक वर्किंग सब्सटेंस होती है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एक तरह की हॉट बॉडी होती है, उसका टेम्परेचर को हम टी हॉट यानी टी एच से डिनोट करते हैं, और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो कोल्ड बॉडी होती है, उसका टेम्परेचर को हम टी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी, तो हम सबसे पहले जो डाटा वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक यहाँ पे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, खुद से आपको याद रखना है ये वैल्यू को, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है, तो एक हॉट है एक कोल्ड। अब जो हाई टेम्परेचर है उसको टी एच कहते हैं, जो लो टेम्परेचर है उसको टी सी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इस सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 273 केल्विन रहेगा, और 100 प्लस 273 करेंगे तो 373 केल्विन बन जाएगा। ये दोनों टेम्परेचर आपके पास आ गए, और बेटा आपने एफिशिएंसी मालूम करनी है परसेंटेज में, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब एफिशिएंसी का जो फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला होता है। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाय टी एच, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप कर देंगे 100। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, 1 इसी तरह रहेगा, माइनस टी कोल्ड टेम्परेचर कितना है हमारे पास 273 था, और हाई टेम्परेचर कितना था हमारे पास बेटा, वो था 373। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे जी आप 100 के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना है। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 1 माइनस ये आ जाएगा जी आपके पास 0.732 के करीब आएगा, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। अब आपने बेटा 1 माइनस ये जो वैल्यू है आपके पास 0.732, इसको माइनस करने के बाद 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ना बेटा वो आएगा जी 26.8%। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8.3, 1 mole of perfect gas in a cylinder fixed with a piston has pressure P, volume V and temperature T। आपके पास 1 मोल है परफेक्ट गैस का, जो कि आपने एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज की हुई है, और इस वक्त उसका जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है, और इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो T है। इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 केल्विन, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा देते हैं, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा वो आपने मालूम करना है। इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज 100 मीटर क्यूब, अगर उसका जो शुरू में वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब हो। ठीक है बेटा, तो अगर देखा जाए तो आपको एक परफेक्ट गैस का एक मोल दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा, है ना। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में रिलेट करता है बेटा चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ खत्म करें, इक्वल आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर इनिशियली वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था, तो इनकी जो रेशियो है, ठीक है, ये उतनी ही होगी जितनी किसी और पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम वो V2 और उस वक्त का जो टेम्परेचर है वो T2 है। ठीक है, सो ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये असल में चार्ल्स लॉ ही है। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद आइए जी, अब डाटा के ऊपर सबसे पहले आपने नोट कर लेना है, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको V1 कह दीजिए 100 मीटर क्यूब। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम हमने मालूम करना है,
डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क के साथ। इनिशियल टेम्परेचर आपको बताया गया कि उसका टी है, ठीक है, परफेक्ट गैस का, और जो उसका फाइनल टेम्परेचर है, क्योंकि उसमें 1 केल्विन का इंक्रीज आया ना, बाय इंक्रीजिंग बाय 1 केल्विन, तो अब T+1, क्योंकि अगर पहले T था तो अब क्या होगा, T+1 हो जाएगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल दिए गए गैस के वो 1 मोल है, वो भी आप यहाँ पर n=1 मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि परफेक्ट गैस है ना, तो परफेक्ट गैस के लिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं बेटा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो 1 atm, और अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन जिसे कहते हैं। तो क्योंकि गैस आपके पास परफेक्ट गैस है, इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है T1 वो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होगा। ये बात याद रखिएगा, भूलनी नहीं है, ठीक है बेटा। ओके जी, सो यहाँ पे 4 साल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो लिखते हैं जी हम V2/T2 इज इक्वल्स टू V1/T1, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, VT को इधर ही रखते हैं और T2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, T2/T1 इंटू V1, ये बन जाएगा ऐसे। अब देखो जो टेम्परेचर की वैल्यूज आपको बताई गई कि इनिशियल टेम्परेचर T है और उसमें अगर आप 1 का इंक्रीज करेंगे तो T+1 हो जाएगा, वो चेंजिंग हम यहाँ पे करते हैं जी। T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होएगा T+1, और नीचे बेटा उसी तरह से आप T पुट कर दीजिए, साथ में आएगा V1, ठीक है। ओके, अब V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा V2 इज इक्वल्स टू T इंटू V1 प्लस V1 और डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास बेटा T, ठीक है। अब आप दोनों के नीचे अलग अलग T डिवाइड कर दीजिए, V2 इज इक्वल्स टू T V1/T प्लस V1/T, क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइड होना है ना, इसने दोनों का डिवाइजर है। अब यहाँ देखिए T से कट जाएगा, सो आपके पास आएगा V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V1/T, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास जो V2 है माइनस V1, क्योंकि डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, सो हम ऐसा करते हैं V2 माइनस V1 कर लेते हैं, यानी इस V1 को आप इधर ले आइए। जब ये इधर आ जाएगा ना बेटा तो ये बन जाएगा V1 डिवाइडेड बाय T, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम से, और V1 की वैल्यू बेटा जी हमें इनिशियली बताई गई थी, कितनी वैल्यू थी, 100 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100 मीटर्स क्यूब, बल्कि यूनिट को फिर वक्त आप ना लिखिए, ठीक है, खाली 100 लिखिए। उसके बाद जो टेम्परेचर है T, अब ये जो T है ना बेसिकली वो क्या है, T1 है। तो मैंने बताया कि क्योंकि परफेक्ट गैस है तो वो फिर अपने जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी उसको 273 केल्विन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे जो डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम, वो आपके पास आएगा 100 डिवाइडेड बाई 273, तो ये बन जाता है 0.37 मीटर्स क्यूब। ये बेटा आपके पास आ गया इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 8.4, अ हाई टेम्परेचर ऑफ कार्नेट इंजन इज 600 केल्विन। एक कार्नेट इंजन का जो हाई टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है, नोट कर लीजिए, TH इज इक्वल टू 600 केल्विन। इफ इंजन एब्जॉर्ब 600 जॉल ऑफ हीट, अगर इंजन जो है वो 600 जॉल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब वो कहाँ से करता है, हॉट बॉडी से, तो उसको हम QH से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है 600 जॉल, इसे भी नोट कर लीजिए। एट लो टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन, और उसका जो लो टेम्परेचर है उसको TC से डिनोट करते हैं, वो भी नोट कर लीजिए 400 केल्विन। फाइंड वर्क डन बाय इंजन, तो यहाँ पर आपने वर्क डन को कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन का, ठीक है। तो उसके मुख्तलिफ फार्मूले आप लोग पढ़ के आए हैं, एक ये फार्मूला भी था, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर देखा जाए तो यही हमारे काम का है, W वर्क हमें चाहिए और ये जो QH है ये हमें गिवन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम पहले एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम बड़ी आसानी से इसी रिलेशन से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए भी आपके पास दो फार्मूले होते हैं, एक ये होता है 1 माइनस QC/QH और 1 माइनस TC/TH, ठीक है। यानी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और इन टर्म्स ऑफ हीट दोनों फार्मूले आपके पास मौजूद है, लेकिन आप किसका इंतखाब करेंगे, आप इंतखाब करेंगे उसका जिसके लिए डाटा आपके पास मौजूद है, यानी TH और TC दोनों मौजूद है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे,
इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूसी की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, ओके जी। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो इक्वल होती है आपके पास 1 माइनस टी सी बाई टी एच। ठीक है, अब मेरे बेटे यहाँ पे आपने 1 को एज इट इज रहने देना है और इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है जी टी सी की। टी सी क्या है हमारे पास? टी सी की वैल्यू है 400 केल्विन, 400, और जो टी एच है उसकी वैल्यू है 600। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज रहेगा, माइनस 0 0 से कट गए, 2 द 4 और 2 3 द 6। ठीक है बेटा, अगर आप इसका यहाँ पर ले लें एलसीएम, ठीक है, सो इसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे 1 है, 3 1 द 3 रहेगा, माइनस 2 1 द 2 रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 द 3 एलसीएम लिया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को आपस में शॉर्ट ट्रिक होती है ये। तो 3 में से 2 गए तो 1, 1 डिवाइडेड बाय 3। सो आपके पास जो एफिशिएंसी है ना बेटा, एफिशिएंसी वो पता लग गई आपको कि 1 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारी जो मेन रिक्वायर्ड चीज थी वो ये वाली थी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पहले ये भी फॉर्मूला था, दोबारा से हम फॉर्मूला लिखेंगे कि एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला वो ये है कि वो बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी 1/3 इज इक्वल्स टू वर्क डन मालूम करना है ना। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा, क्यू एच उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जिसकी, इसकी वैल्यू थी 600 जाउल मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो 3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये आएगा हमारे पास 200। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 200 जाउल्स। न्यूमेरिकल नंबर 8.5, a small 220 watt electric immersion heater is used to boil 136 ग्राम of water। एक छोटे साइज का 220 वाट की पावर रखने वाला इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है जी 136 ग्राम पानी को बॉयल करने के लिए। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट। वो टाइम कैलकुलेट कीजिए जो टाइम इस्तेमाल होगा इस 136 ग्राम पानी को 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए। इग्नोर एनी हीट लॉस, और यहाँ पे आपने किसी भी किस्म का हीट लॉस कंसीडर नहीं करना, उनको आपने इग्नोर करना है। तो बेटा सबसे पहले हम डाटा नोट करेंगे, यहाँ पे आपको पावर बताएगी, पावर लिखिए, पी से डिनोट करते हैं 220 वाट, और मैस ऑफ वाटर बताया जा रहा है उसको एम से डिनोट करते हैं 136 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.136 किलोग्राम आ जाएगा। फिर जो टेम्परेचर है 23 से उसको बॉइलिंग पे लेके जाना है तो 23 को आप T1 कह दीजिए 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो आपके पास आता है जी बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का आपको पता होना चाहिए, T2 कह दीजिए उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा जो है वो दिया गया, और आपको मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है। तो टाइम T जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, टाइम T इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, स्मॉल टी से मैंने इसको डिनोट किया, ये हमने बेटा मालूम करना है। अच्छा, अब इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आप पहले निकाल के रख लीजिए, क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, नहीं तो बाद में भी निकाल सकते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी इक्वल टू 76.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, अब बेटा आइए पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों आपको ना पावर बताई जा रही है हीटर की। ठीक है, पावर को पी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला ऑफ का क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हम वर्क को रिप्लेस करेंगे एनर्जी के साथ। वैसे भी वर्क एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो हम एनर्जी लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो वक्त के लिहाज से कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी कह लीजिए, सप्लाई कर रहा होता है या प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये उसकी पावर होती है। ओके, सो पावर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आप कह सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो पावर बताई जा रही है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा इस 136 ग्राम पानी को 23 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम मालूम करना है तो हम टाइम को ऊपर ले आएंगे, पावर को नीचे ले जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर आ जाएगा। ये बेटा आपने एक सिंपल सा रिलेशन निकाल के रख लेना। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, ताकि आपके माइंड में स्केच आ जाए। इस तरह से आप निकाल के रख लेंगे, तो जब आपको फॉर्मूला मिल गया कि भाई टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, और वो आपको कैसे मिलेगा, एनर्जी को पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की है पानी को इस 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए, वो तो हमें क्वेश्चन में कहीं बताई नहीं गई। तो वो बेटा पहले हमें मालूम करना पड़ेगी। जब हमें ये पता चलेगा ना कि ये कितनी हीट एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ी है, ठीक है, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से
100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए। फिर उस एनर्जी को हम सिंपली पावर से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे? वो एनर्जी बेटा हम मालूम करने के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट का जो फार्मूला है वो ये है, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इसमें M जो है वो मटेरियल का मास है, C उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। ये आपको बता देता है कि अगर एक बॉडी जो है उसका यूनिट मास इतने डिग्री सेंटीग्रेड से इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गया है तो उसको कितनी हीट चाहिए होगी। ठीक है, या उसने कितनी हीट रिलीज की है या कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है, वो आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, सो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मालूम करनी है जो कि पानी को 23 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है। जब वो आ जाएगी उसको सिंपली हम पावर से डिवाइड कर देंगे तो बेटा हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब आइए बेटा इसके सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले हम लिखेंगे पावर का फार्मूला। पावर बेटा आपके पास इक्वल होती है जी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यहां पर एनर्जी क्योंकि हीट की सूरत में है तो आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं जी Q डिवाइडेड बाय टी भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू क्या है जी Q डिवाइडेड बाय टी। और अगर आपको टी निकालना है टी, तो टी के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगी यानी Q डिवाइडेड बाय पावर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सही है बेटा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी हीट एनर्जी इस रिक्वायर्ड है उस पानी को इसमें ले जाने के लिए 23 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, वो हमें पता नहीं है। तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम मालूम करेंगे। तो हम बेटा जानते हैं जी, ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है पानी को गर्म करने के लिए, वो कैसे मालूम करेंगे, फ्लान टेम्परेचर से फ्लान टेम्परेचर तक, दैट विल बी इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें मेरे बच्चों M जो है वो मास है आपके पास, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो मास कितना है किलोग्राम में आपने इसको पुट करना है, तो वो आएगा बेटा आपके पास कितना है जी, मास 136, तो 0.136 किलोग्राम में आएगा। मैं यूनिट साथ में मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई नहीं बताएगा आपको, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी 4200। ठीक है, अब इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कोई लगभग होती है 4184। ठीक है, लेकिन उसको हम रफली 4200 कह सकते हैं, 4200 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू याद रखना आसान है इसलिए मैंने वो वाली वैल्यू पुट किया। आप क्लास 9 के अंदर यही वैल्यू पढ़ कर आए हो। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है वो आएगा आपके पास 76.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं वैसे उसको यूनिट को भी नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इन सब को जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ 0.136 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 76.5, तो ये मिलेगा बेटा जी मुझे यहाँ पर 43696। ये मिलेगा आपको Q इज इक्वल्स टू 43696.8। तो अब क्योंकि ये हीट एनर्जी है तो जूल, तो अब आपको ये पता चला कि पानी को 23 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए इतनी हीट एनर्जी देना पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी पावर जो है वो तो 220 वाट है, यानी समझ लीजिए कि 1 सेकंड में ये इतनी जो है वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो अब फिर इसको कितना टाइम लगेगा इतनी हीट एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो टाइम आ जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू आ गया किसकी वैल्यू पर, Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं 43696.8 जूल्स, और नीचे आ गई जी पावर। पावर कितनी है हमारे पास, 220 वाट की पावर है। सो टाइम जो है वो यहाँ पर कितना आएगा, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, माइनस डिवाइडेड बाय 220, तो ये बनेगा बेटा 198.62 198.62 और यूनिट इसका होता है सेकंड। तो ये आपके पास आ गया मेरे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब आपकी बुक में जो है ना वो यूं लिखा हुआ है कि T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 198 सेकंड। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर ये वाला आंसर लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से फिर से कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा कि जो पावर है वो ये बताती है कि कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितनी, यानी हीटर बॉडी जो है 1 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जब हमें ये पता होता है कि
1 सेकंड में तो ये 220 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फिर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, उसके लिए बेटा 220 जूल से हम इसको 220 वाट से हम उसको डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमारे पास आया 198 सेकंड। तो बेटा ये वो आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होगा इसको 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 8.6, इफ अ हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स एफिशिएंसी 50%, अगर एक हीट इंजन रूम टेम्परेचर पर 50% एफिशिएंसी शो कर रहा है, यू चेंज द हीट सोर्स, आपने उसके हीट सोर्स को चेंज कर दिया टू इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 70%, और उसकी एफिशिएंसी को 70% तक आपने बढ़ा दिया। फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स, अब पहले जो आपने हीट सोर्स यूज किया था और बाद में जो आपने हीट सोर्स यूज किया, उन दोनों के टेम्परेचर का फर्क आपने मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहले जरा क्वेश्चन को समझिए, दो कैटेगरीज है, केस 1 केस 2। केस 1 में एफिशिएंसी 50%, केस 2 में एफिशिएंसी 70% है, ठीक है। केस 1 में भी आपने एक जो हीट सोर्स लगाया हुआ था जब एफिशिएंसी 50% थी, फिर आपने उसको चेंज करके एक नया सोर्स लगा दिया और उसकी एफिशिएंसी 70% होगी। अब पहले जो आपने हीट सोर्स यूज किया था और बाद में जो आपने हीट सोर्स यूज किया था, उन दोनों के टेम्परेचर में फर्क आपको बेटा मालूम करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। बेटा हीट इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर और वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ना, ये समझिए आपका हीट का एक सोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, और ये इसको हम HTR कहते हैं और इसके जो टेम्परेचर है उसको हम TH से शो करते हैं। और ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, आप मान लीजिए आपकी सराउंडिंग ही यानी जो कोल्ड बॉडी है वही आपकी जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर होती है। हम इस केस के अंदर सराउंडिंग को ले लेते हैं और सराउंडिंग को उसने जिक्र भी किया यहाँ पे, ठीक है, कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर है, उसको 298 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है। इसको आपने चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ इसको चेंज किया। पहले जो हीट सोर्स लगा हुआ था ना, उसके साथ ये 50% एफिशिएंसी शो कर रहा था, फिर आपने इसको चेंज करके कोई और हीट सोर्स लगाया, तो अब ये एफिशिएंसी जो शो कर रहा है 70% शो कर रहा है। अब आपने ये बताना है कि पहले जो यहाँ पर आपने हीट सोर्स लगाया था और अब जो हीट सोर्स लगाया है, उनके टेम्परेचर में कितना फर्क है, ठीक है मेरे बच्चों। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के जो टेम्परेचर होता है उसको TH से शो करते हैं और कोल्ड वाले का TC से शो करते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको जो डाटा यहाँ पे दिया गया उसको नोट कर लीजिए। पहले केस में एफिशिएंसी को आप कह दीजिए एफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू 50% और एफिशिएंसी 2 जो है वो बेटा आपके पास 70% है, और जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है यानी ये आप समझ लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर, वो उसको TC से डिनोट किया जा रहा है, वो है आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 298 केल्विन बनता है जब आप इसके अंदर 273 को ऐड करेंगे और इसे सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे। मालूम क्या करना है बेटा, चेंज इन सोर्स टेम्परेचर डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो एक पर्टिकुलर केस है ना, तो इसके साथ मैंने यहाँ पे सिर्फ TH लिखा, तो आपने पहले कोई और सोर्स लगाया था, बाद में कोई और सोर्स लगाया, तो उसी रिस्पेक्ट से फिर एक को TH1 कहेंगे, एक को TH2 कहेंगे, लेकिन इसको चेंज हमने नहीं किया, ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखा आपने, ठीक है बेटा। तो ये हमने मालूम करना है चेंज इन टेम्परेचर दैट इज TH2 माइनस TH1, यानी कि जो बाद वाला सोर्स है उसका टेम्परेचर और जो पहले वाला सोर्स है उसका टेम्परेचर, और सोर्स के टेम्परेचर को TH से शो करते हैं, सही है बेटा। ओके जी, तो क्या करते हैं, इसी डाटा को इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ये एफिशिएंसी 1 आ गई दैट इज 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 50 किस में से, 100 में से 50%, का मतलब होता है 100 में से 50। इसका मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरे पास 1/2, ठीक है। इसी तरह से जो एफिशिएंसी 2 है, एफिशिएंसी 2 वो है 70%। अब 70% का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ 70%, अगर गौर करें इसके ऊपर, इसका मतलब है 100 में से 70, तो इसका मतलब है 70 आउट ऑफ 100 आ जाता है, ठीक है। और इसको अब हम जो है वो यहीं पे छोड़ देते हैं, एक 0 0 से कट जाएगी तो बन जाएगा 7/10, ठीक है बेटा। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे बना के रख ली। अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। eta1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 0.5, और यहाँ पे जो eta2 की वैल्यू आएगी बेटा, eta मैं इसको कह रहा हूँ एफिशिएंसी कहना चाहिए इसको, एफिशिएंसी 2 जो है वो आपके पास है जी 7/10। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ जी, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मिलेगा मुझे 0.7, ठीक है बेटा। तो 0.7 की एफिशिएंसी दूसरे केस के अंदर, ये दोनों का आपने डाटा जो दिया गया था वो इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए जरा, यहाँ पर एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है उसको हम लगाते हैं, वो आपके पास है बेटा आपके पास 1 माइनस TC ओवर TH, ठीक है। जब आप इसको 1 कह रहे हैं तो यहाँ पर भी फिर आप साथ में 1 मेंशन कर दें कि जब हमने हीट सोर्स 1 यूज किया है, ठीक है। ओके जी, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे आपके पास, इसकी 0.5 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस TC कितना है आपके पास, TC की वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे शो किया जी 298
298 केल्विन, ठीक है। अच्छा, और डिवाइडेड बाय इसकी जो वैल्यू है TH1 वो तो आपको मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करें, 1 को इधर ले आए। 0.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस आ जाता है जी हमारे पास 298 डिवाइडेड बाय TH1, ठीक है बेटा। अब 0.5 माइनस 1 करेंगे तो ये बनेगा माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस 298 डिवाइडेड बाय TH1। थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ TH1, T को बड़ा रखेंगे और H1 थोड़ा सा छोटा लिख दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस है दोनों तरफ, इधर से कट गया, तो हमने वैल्यू चाहिए TH की, ठीक है। तो TH1 इधर ही रहेगा, ये 0.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 298 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेटा 298 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 596 केल्विन के अंदर ये इसका टेम्परेचर आ गया। किसका? जब हमने पहला सोर्स यूज किया था वो 596 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है। अब इसी तरह से दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही आएगा, एफिशिएंसी 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हॉट बॉडी, यानी इसको अब H2 कहेंगे क्योंकि एफिशिएंसी 2 है ना, तो यहाँ पे H2 यानी जो सेकंड सोर्स है ना उसका टेम्परेचर, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। अच्छा, अब इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 0.7 थी, ठीक है। माइनस 1 माइनस T298 आ गया क्योंकि वो दोनों के अंदर जो सिंक का टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो सेम है, और डिवाइडेड बाय TH2 आ गया। अब बेटा 1 को इधर ले आइए, इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, 0.7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 298 डिवाइडेड बाय TH2, ठीक है। तो ये बनेगा जब आपके पास 0.7 माइनस 1 करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको मिलेगा बेटा माइनस 0.3 माइनस 0.3 माइनस 298 डिवाइडेड बाय TH2, तो माइनस इधर माइनस से कट जाएगा, सो ये उधर चला जाएगा, वो उसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा। TH2 इज इक्वल्स टू 298 डिवाइडेड बाय 0.3, तो हम यहाँ पे करेंगे जी 298 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये मिलेगा हमें 993, सो TH2 इज इक्वल्स टू 993.3, ठीक है। तो 33 है, यहाँ पे आ गया हमारे पास केल्विन में इसका आंसर, ये आ गया दूसरे सोर्स का। लेकिन हमें ना उन दोनों सोर्स का टेम्परेचर का फर्क चाहिए, तो ये पहले सोर्स का टेम्परेचर, ये दूसरे सोर्स का टेम्परेचर, हम उनमें फर्क निकाल लेते हैं। फर्क क्या है जी, डेल्टा T इज इक्वल्स टू TH2 माइनस TH1, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। TH2 कितने, 993.33 माइनस ये कितना आएगा 596, तो बाहर आप इकट्ठा एक ही बार केल्विन लिख दीजिए, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं जी 596 596, तो जवाब आएगा 397.33, तो ये आएगा 397.33 केल्विन। ये मेरे बेटे उन दोनों सोर्सेस के टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है, और जिससे एफिशिएंसी जो है वो 50% से बढ़ के 70% पर चली गई। न्यूमेरिकल नंबर 8.7, अ कार्नट इंजन एब्जॉर्ब एन अमाउंट Q ऑफ हीट एट टेम्परेचर T। एक कार्नट इंजन Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है T टेम्परेचर पर। फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T/3। T/3 टेम्परेचर पर कितनी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिजेक्ट कर रहा है वो आपने मालूम करनी है। तो बेटा पहले जरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। यह आ गया हमारा हीट इंजन, इसके 3 कंपोनेंट मैं आपको बार बार बता चुका हूं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर और वर्किंग सब्सटेंस। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हमारी एक तरह से कह लीजिए वो एक हीट सोर्स होता है जहां से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको TH से उसका टेम्परेचर होता है, और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है या फिर जो कोल्ड बॉडी होती है उसका टेम्परेचर को TC से हम डिनोट करते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ जो है वो Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है, तो एब्जॉर्ब हमेशा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब हुई इसको शो करते हैं QH से,
और उसकी अमाउंट जो है वो आपको फिगर में नहीं बताएगी, बल्कि सिंपली कह देगा वो क्यू के बराबर है। तो हमने लिख दिया जी ये क्यू के बराबर है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया है। और इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है टी एच, उसको कह देगा टी टेम्परेचर। देखिए उसने कहा ना टी टेम्परेचर पर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो टी है, और यहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बेटा वो क्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट द टेम्परेचर T/3। अब अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट होती है ना बेटा वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे होती है, यानी यहाँ पर इस वक्त जो टेम्परेचर होता है इसका उसको TC से डिनोट किया जाता है, और वहां से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिजेक्ट हो रही होती है वो उसको QC से डिनोट करते हैं। तो बेटा ये वो QC है वो हमें मालूम करनी है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है TC उसने बताया कि वो इस T के मुकाबले में 1/3 हिस्सा यानी 1/3 है, तो T/3 कह दिया। बात समझ आ गई है? तो जहां से हीट अब्जॉर्ब की गई उसका टेम्परेचर T है, और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई वो Q है। अब जहां पे हीट एनर्जी जो रिजेक्ट की जा रही है उसका टेम्परेचर T/3 है, और वहां कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजेक्ट हुई QC वो हमने मालूम करनी है। तो बेटा इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया डाटा TH यानी हाई टेम्परेचर जो था वो आपके पास T के बराबर था, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई उसको QH से डिनोट करते हैं, वो बेटा आपके पास Q के इक्वल थी। ठीक है, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजेक्ट हुई उसको QC से हम डिनोट करते हैं। अब अगर देखा जाए तो आपको बेटा एक बात तो पता चल जानी चाहिए कि इन इंजन के फार्मूले जितने भी फार्मूले उनमें सिर्फ एक ही फार्मूला आपका एफिशिएंसी का आता है, और तो कोई फार्मूला है ही नहीं आपका, तो इसलिए ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधा एफिशिएंसी के फार्मूले के ऊपर आ जाएंगे। अब एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो ये वाला अगर हम देखें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - QC/QH होती है। अब यहाँ पर QC जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, QH की वैल्यू उसने आपको बताई है Q। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि बेटा जब तक आपको इस एफिशिएंसी की वैल्यू का पता नहीं है ना, तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इसको मालूम करने के लिए ना हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो TH और TC है। TH और TC की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना दोनों की वैल्यू को, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी एफिशिएंसी की। जब वो एफिशिएंसी आ जाएगी ना, तो क्योंकि वो इसी इंजन की एफिशिएंसी है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, QC की वैल्यू मालूम करनी है, QH की वैल्यू अभी हमें बताएगी Q है, तो हम बड़ी आराम के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए पहले हमने क्या करना है, एफिशिएंसी मालूम करनी है ये। ठीक है, और वो भी इस फॉर्मूले के जरिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफिशिएंसी जो है वो आपके पास इक्वल होती है 1 - TC/TH। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो 1 को आप ऐसे लिखिए, TC की वैल्यू कितनी है, यानी जो टेम्परेचर है TC वो T/3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं T/3 ऐसे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय TH की वैल्यू कितनी है T। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखें तो ये T इस T से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल ही आएगा 1 - T इस T से कट गया, तो ऊपर आएगा 1/3। नीचे भी 1 बचता है, मगर वो 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यूं कर लीजिए बेटा कि रफ में बता रहा हूँ आपको, आप यूं कर लीजिए कि ये T/3 है ना, उसके साथ डिवाइड हो रहा है T, तो आप इसको ना उलट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ऐसे फ्रैक्शन बना लें, तो ये 1/T बन जाएगा ऐसे, तो T से कट जाएगा, 1/3 आपके पास बच जाएगा। मेरे ख्याल से इस तरह की जो कैलकुलेशन है आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी चलें एहतियातन मैंने बता दिया आपको। ठीक है बेटा, तो जब इसके साथ इसको उलट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो T से कट जाता है, 1/3 आपके पास बचेगा। अब 1 - 1/3 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए जरा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1/3, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.666। तो आप मैं इसको पहले इकट्ठा ही कर देता हूँ, 1/3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.666। बस आप 6-7 करना चाहते हैं या 6 यहाँ तक भी रखें तब भी ठीक है। ठीक है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, मैं इसको एलसीएम में लिख देता हूँ, 3 - 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम देने का सबसे आसान तरीका है, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को आपस में, तो 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 आ गया, 2/3। ये मेरे बच्चों आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ गई। यूं भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसको पॉइंट में नहीं लिखना चाहते। ठीक है, अच्छा चलें, ये एक चीज आ गई आपके पास इसकी वैल्यू। अब हमें असल जो चीज रिक्वायर्ड थी वो QC की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दोबारा एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे आएंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - QC/QH। ठीक है, सो इसको मालूम करने के लिए हम 1 को इसी तरह लिखेंगे, बल्कि इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3, तो यहाँ पे लिखता हूँ जी 2/3, 1 - QC की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, QC, और QH की वैल्यू कितनी है जी,
क्यू एच की वैल्यू है मेरे पास क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी क्यू इसकी वैल्यू है। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए जरा, अब ये टर्म पूरी नेगेटिव है, इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी, क्यू सी बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपनी जगह पे रहा, इसको इधर ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगी 2/3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, एलसीएम दे लीजिए, 3 1 दा 3 माइनस 1 इंटू 2 2 और 3 1 दा 3। ठीक है बेटा, तो 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, 1/3। सो क्यू सी बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू सी है वो फिर 1/3 टाइम क्यू होगा। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे आपके पास आ गया इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 8.8, 500 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 500 जूल हीट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम वाटर। आप 70 ग्राम वाटर की एंट्रोपी में चेंज को मालूम कीजिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट चेंजेस इनटू आइस, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हुए ये आइस में बदल जाए। ठीक है, इन रेफ्रिजरेटर में। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना असल में आपसे पूछा यह जा रहा है कि 70 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, ठीक है, उसको जब आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और उसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है, तो उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले डाटा लिखिए, आपको जो बताया गया है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए होती है 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए बेटा वो है 500 जूल। ठीक है, और मैस ऑफ वाटर जिसको आपने आइस में बदलना है बेटा वो है 70 ग्राम। ठीक है, और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर बदलना है जी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 केल्विन बन जाता है अगर आप उसमें 0 में 273 ऐड करेंगे। तो मालूम क्या करना है, एंट्रोपी में चेंज को मालूम करना है, डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल सी बात है, अगर हमने एंट्रोपी में चेंज को मालूम करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है और नीचे टी बेटा टेम्परेचर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यू कौन सी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। बेटा हमने 70 ग्राम वाटर की एंट्रोपी में चेंज को मालूम करना है ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर होगा टी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन बनेगा, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आप उसमें से रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर आप वाटर को आइस में बदलना चाहते हैं तो उसमें से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां से आप रिमूव करेंगे ना वो ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमने वहां से 70 ग्राम वाटर से रिमूव करनी है वो हमें बताई ही नहीं गई। अगर बताई गई होती सीधे सीधा वैल्यू पुट करते और नीचे टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते आंसर मिल जाता, लेकिन वो हीट हमें बताई नहीं गई, इसलिए वो हीट को हमें पहले से मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम किस तरह से मालूम करेंगे बेटा, उसको हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा ताकि मेरे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ध्यान रखिएगा बेटा, हीट 2 काम करती है, एक स्टेट को चेंज करती है, एक टेम्परेचर को बढ़ाती है। जब कोई भी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होती है या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होती है तो उस दौरान अगर आप उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी स्टेट को चेंज करती है। जब आप हीट देते हैं इन टेम्परेचर्स के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर तो फिर वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आप हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब पता है छुप जाना, यानी आप मटेरियल को हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हम कहते हैं छुप गई है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो आप एक यूनिट मास को देते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एच एफ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपने इसको प्रोवाइड की और नीचे उसको टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके जी। तो बेटा इस तरह से हम ये चीज़ मालूम करेंगे। अब ये क्योंकि हमें एंट्रोपी मालूम करनी है एंट्रोपी में चेंज, तो जब तक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं आएगी जो कि यहाँ से हमने 70 ग्राम वाटर में से रिमूव की है तब तक आप मालूम कर नहीं सकते। तो पहला हमारा काम ये होगा कि हमने वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मालूम करना है। अब यहाँ पे एक बात अच्छे से जहन नशीन कर लें बेटा कि आपको ना शुरू में बता दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन का हमने इस्तेमाल करना है कि अगर 2 ग्राम आइस होगी ना उसको 500 जूल हीट एनर्जी दोगे तो वो वाटर में बदलेगी। इसी तरह से अगर 2 ग्राम वाटर को वापस आपने आइस में बदलना है ना तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे वापस लेना पड़ेगी। बहुत अहम बात है, याद रखिएगा, ये भूलनी नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब देखिए हमें ना यहाँ पे ऐसा करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए ना पहले हमने वो हीट ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है ना, कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, यानी कि हमें ये पता चल जाए कि 1 ग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी 1 ग्राम आइस को
हमने वाटर में चेंज करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो बड़ा आसान उसका कॉन्सेप्ट है बेटा, आप यहाँ पे बताएंगे जी HF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपके पास होती है क्या, Q डिवाइडेड बाय mk। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें उसने बताई है वो 500 जूल बताई है, 500 जूल बताई है, ठीक है। और मैथ है बेटा आपके 2 ग्राम, तो ये बन जाती है जी 250 जूल पर क्या था पर ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई जो कि ये बताती है कि 1 ग्राम आइस को अगर वाटर में चेंज करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हुए तो 250 जूल हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो याद रखना, अगर 1 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए 250 चाहिए तो 1 ग्राम वाटर को दोबारा आइस में भेजने के लिए 250 ग्राम हीट एनर्जी रिमूव करना पड़ेगी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना भी पड़ती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना भी पड़ती है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर हमने इसका मतलब 1 ग्राम पानी को चेंज करना है आइस में तो 250 जूल हीट एनर्जी उससे लेना पड़ेगी। तो अगर 70 ग्राम पानी पड़ा हुआ है, 70 ग्राम पानी को आपने चेंज करना है आइस में तो 70 टाइम 250 ग्राम आप ले लेंगे उसमें से हीट। तो काम बिल्कुल आसान हो गया। ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको बस आ गई इससे, ठीक है। उसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करें तो मैस इंटू HF/T, तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है। मगर अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो हम आसान तरीके से भी कर लेंगे। ये हमें पता लग गया कि भाई इतनी जो है वो आपके पास क्या कह रहे हैं जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसमें से रिमूव करनी पड़ेगी जब आप 1 ग्राम पानी को आइस में चेंज करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो अब लिखेंगे जी हम यहाँ पे टू फ्रीज 70 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, द टोटल हीट डेल्टा Q रिमूव्ड वो कितनी होगी, उसको हम शो कर देते हैं जी डेल्टा Q इज इक्वल्स टू M इंटू HF, ये M इंटू HF अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं आप तो, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये बताता है कि 1 ग्राम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकालने के बाद आइस में बदलेगा। अब हमने टोटल हीट निकालनी है 70 ग्राम के लिए, तो उसका मैस को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। मैस कितना बेटा आपके पास 70 ग्राम। अच्छा ये माइनस करना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बेटा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आया, क्योंकि यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकालना है और वापस उसको लिक्विड से सॉलिड में भेजना है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो -70 मल्टीप्लाई बाय, ये तो हमने पहले से वैल्यू निकाल के रखी हुई है, वो कितनी है बेटा 250, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 17500 -17500, ठीक है। ये आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बेशक क्यू से शो कर लें इसको या डाटा क्यू से शो कर लें, आप आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके जी, तो -17,500 जूल आपके पास हीट एनर्जी आ गई है। ये वो हीट एनर्जी है जो कि 70 ग्राम पानी में से आप निकालेंगे उसको चेंज करने के लिए उसमें, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर बेटा जी वो इंट्रोपी मालूम करनी है। तो इंट्रोपी के लिए क्या है, इंट्रोपी का हम जानते हैं जी, चेंज इन इंट्रोपी जो है वो आपके पास होती है किसके इक्वल होती है जी, Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो सिंपली ये असल में दरअसल आपके पास Q ही है ना, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं जी -17500 जूल और डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हमने किया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 बन जाता है केल्विन में, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर मिलेगा मेरे बच्चों डेल्टा S इज इक्वल टू -64.1 जूल पर केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 8.9, a gas expand from 1 मीटर क्यूब to 2 मीटर क्यूब at constant atmospheric pressure। एक गैस है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस। यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना आपने, रिप्रेजेंट वर्क डन इन पीवी ग्राफ और उस वर्क डन को पीवी ग्राफ में आपने शो करना है, ठीक है। तो आइए इसके सोल्यूशन पे, सोल्यूशन ए पे आ जाए। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 कह दीजिए 1 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम V2 2 मीटर क्यूब। प्रेशर जो है वो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्केल लिया क्योंकि मेंशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है।
वर्क डन को कैलकुलेट करना है बेटा, वर्क डन हम जानते हैं कि वो क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V2 माइनस V1, और प्रेशर उसी तरह से वैल्यू उसकी पुट कर दीजिए। प्रेशर की वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 इंटू V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू 2 है, V1 की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम टू सेम चीज़ मिल गई कि 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल्स, ये वर्क डन आ गया। अब बेटा आपने इस वर्क डन को ग्राफिकली शो करना है पीवी ग्राफ के अंदर, तो अलोंग द वाई एक्सिस प्रेशर है, अलोंग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम ले लीजिए। अच्छा, अब वॉल्यूम यहाँ पे मैंने मार्किंग किया 1 2 आगे 3 फिर 4 इस तरह से होगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने कम मार्क लगाए हैं 1। अब देखिए इनिशियल लेट सपोज कि ये वाला जो प्रेशर है वो 1.01 10⁵ है, तो जब वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब था तो प्रेशर ये था, इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया, इधर एक पॉइंट मिलता है। फिर देखिए वॉल्यूम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता बढ़ता वॉल्यूम इतना हो गया 2 मीटर क्यूब हो गया, लेकिन प्रेशर क्योंकि स्टिल उतना ही है तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू फिर सेम टू सेम रहेगी, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया इस तरह से, तो ये मेरे बच्चे आपके पास जो है वो ग्राफ आ गया। अब हमने वर्क डन शो करना है, तो वर्क डन जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ से हमें मिलता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लैक लाइन है ये हमारा ग्राफ है, इसके अंडर एरिया यहाँ से परपेंडिकुलर गए, यहाँ से परपेंडिकुलर गए, ये सारा आगे बेटा एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया अंडर द ग्राफ जो है ना वो बेटा आपका जो वर्क डन है उसको शो करता है।